नमस्कार। एजुमीट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं मिस्टर राव हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरा आपके सामने आने का जो उद्देश्य है, निकट भविष्य में आने वाली रीट की जो परीक्षा है उसके लिए एक प्रमुख विषय यानी रीट के प्रमुख जो रीढ़ की हड्डी माने जाने वाला विषय मनोविज्ञान जो है उसकी क्लास में लेकर के आया हूँ। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो किसी भी प्रकार के अध्यापक वर्ग से संबंधित किसी भी प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उस परीक्षा के अंदर मैक्सिमम यानी हम अगर आधा कहें यानी 50% कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 50% जो है वो मनोविज्ञान जो है अंक दे के जाता है। तो इसी मनोविज्ञान की पहली आज क्लास आपके सामने हमारे चैनल के माध्यम से मैं लेके आया हूँ। मनोविज्ञान से तात्पर्य है मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान की विभिन्न परिभाषाएं और मनोविज्ञान का शिक्षण क्षेत्र के अंदर जो महत्व होता है उससे जुड़ी सारी बातें आज की क्लास के अंदर हम करेंगे। इस प्रकार इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान का एक परिचय है, उससे संबंधित मैं 2 क्लासें आपके सामने लेके आऊँगा। उसका पहला भाग आज मैं लेके आया हूँ। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि हमारा जो उद्देश्य है, वर्तमान जो समय चल रहा है, जो निकट भविष्य के अंदर रीट की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसके अंदर मनोविज्ञान से जुड़ी सारी समस्याएं या मनोविज्ञान विषय से जुड़े सारे तथ्य आपके सामने प्रकट करने के लिए आज हम जो है मनोविज्ञान की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास का लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर या भावी जो अध्यापक हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको अपनी क्लास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो फिर से मैं आप सभी का हमारे चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो वर्तमान अध्यापक भावी अध्यापकों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे अति महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। तो मनोविज्ञान से जुड़ी सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मनोविज्ञान से जुड़े जो तथ्य हैं उनके बारे में हम आज 1 बाय 1 विचार करेंगे। आज जो इंट्रोडक्शन की क्लास है उसको मैं 2 भागों में आपके सामने लेके आऊँगा। आज जो पहला भाग है उसके अंदर हम मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान की परिभाषा और मनोविज्ञान का वर्तमान परिस्थितियों के अंदर आगमन और मनोविज्ञान की क्रियाओं का वर्तमान परिस्थितियों के साथ सामंजस्य किस प्रकार करना है, इन सारी बातों के ऊपर मैं आज विचार करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, मनोविज्ञान जो है एक वर्तमान में एक शिक्षक के लिए एक प्रमुख विषय बन चुका है, लेकिन पहले जो था वो मनोविज्ञान एक ऐच्छिक विषय के रूप में यानी कोई अनिवार्य विषय नहीं था। वर्तमान में अगर हम बात करें तो एक शिक्षक बनने के लिए सबसे जो अहम विषय है वो मनोविज्ञान है, क्योंकि एक अध्यापक बनने के लिए एक अध्यापक को इस बात का ज्ञान होना कि उसके जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो किस प्रकार पढ़ना चाहते हैं, बच्चों के मन की बात जानना एक अध्यापक के लिए बहुत ही जरूरी है। और मन की बात जानने के लिए कौन से विषय का अध्ययन करना पड़ेगा? मनोविज्ञान का। तो मनोविज्ञान की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ, इन सारी बातों के ऊपर आज छोटे छोटे तथ्यों के रूप में हम विचार करेंगे। देखिए, एक प्रश्न आता है कि मनोविज्ञान का जनक और मनोविज्ञान की जननी, ये दोनों प्रश्न बहुत बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर कह सकते हो, राजस्थान के बहुत सारे शिक्षक की प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। रीट, एचटेट और सीटेट के अंदर भी ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि मनोविज्ञान का जनक कौन है और जननी कौन है। तो हम जननी से शुरू करेंगे, यानी मनोविज्ञान का जन्म जो है वो कहाँ से हुआ है। तो एक विषय होता है जिसको हम बोलते हैं बच्चे दर्शन शास्त्र। कौन सा विषय है? दर्शन शास्त्र। अब दर्शन शास्त्र जो विषय है, फिलोसफी आपने सुना भी होगा। दर्शन शास्त्र किसे कहते हैं? देखिए, हमारी 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, जिह्वा। ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनके द्वारा हम ज्ञान का अध्ययन करते हैं, इनके द्वारा ज्ञान जो है हमारे अंदर प्रवेश करता है। उन ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को ज्ञानेंद्रिय ज्ञान भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दर्शन शास्त्र की, यानी वह ज्ञान जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण ना किया जा सके, उससे अलग जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम, उस ज्ञान के संग्रह को हम क्या बोलते हैं बच्चे? दर्शन शास्त्र। शाब्दिक रूप से देखा जाए तो दर्शन शास्त्र के अंदर 3 चीजों को शामिल किया जाता है। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? आत्मा, दूसरा है परमात्मा, और तीसरी जो चीज है इसके अंदर शामिल की जाने वाली वो है ब्रह्म। इन तीनों चीजों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र जो है उसको हम दर्शन शास्त्र बोलते हैं। और दर्शन शास्त्र एक विषय है जो कौन से
यानी मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। यानी मनोविज्ञान विषय की जो उत्पत्ति है या मनोविज्ञान विषय की जो जननी है, माँ है, वो कौन सा शास्त्र या कौन सी बुक है? दर्शन शास्त्र। शाब्दिक रूप से हम स्टेप वाइज इसको समझने का प्रयास करेंगे। मनोविज्ञान एक अनिवार्य विषय नहीं था। मनोविज्ञान अस्तित्व में कैसे आया और किसके द्वारा अस्तित्व में आया, यानी वर्तमान में अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान जो है उसकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र विषय से हुई है। अब दर्शन शास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो दर्शन शास्त्र क्या है? ज्ञानेंद्रियां मैंने 5 बताई। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं उसके अलावा यानी वो ज्ञान जिनको हम ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते, यानी 3 चीजें मैंने लिखी हैं, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनका ज्ञान हमें दर्शन शास्त्र के माध्यम से प्राप्त होता है और इसी शास्त्र को दर्शन शास्त्र कहा जाता है। और दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। एक ये छोटा सा अगर प्रश्न आ जाए कि मनोविज्ञान की जननी का नाम, अब अगर मनोविज्ञान की जननी पूछ लिया जाता है तो जननी सीधा इसका उत्तर आएगा दर्शन शास्त्र। अब अगर हम बात करेंगे आगे जनक की, जननी हमारा क्लियर हो गया। अब जनक यानी मनोविज्ञान का जनक कौन है? बच्चे देखिए 2 प्रकार से प्रश्न आता है। जनक के अंदर आता है एक तो मनोविज्ञान का जनक कौन है, और दूसरा प्रश्न इसके अंदर यह भी आता है कि मनोविज्ञान का आधुनिक जनक किसे माना जाता है। 2 प्रश्न आते हैं। मनोविज्ञान का प्रारंभिक रूप से अगर जनक पूछा जाए अलग उत्तर होगा, अगर ऐसा पूछा जाए आधुनिक जनक कौन है तो उसका अलग उत्तर होगा। इसको विस्तार से हम आगे चल करके पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ को जो मैंने आपको करवाया है इसको हम फिर से लेते हैं। हमने बात शुरू की थी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो है वर्तमान में एक शिक्षण प्रक्रिया के लिए, एक शिक्षक बनने के लिए अति महत्वपूर्ण विषय मनोविज्ञान माना जाता है। प्रारंभिक अवस्था के अंदर एक ऐच्छिक विषय था और इसकी जो उत्पत्ति है मैंने किससे बताई? दर्शन शास्त्र से। और दर्शन शास्त्र क्या होता है कि दर्शन शास्त्र वो शास्त्र होता है जो हमें ऐसे विषयों का ज्ञान करवाता है जिन विषयों का ज्ञान हमारी ज्ञानेंद्रियां हमें नहीं करवा सकती। उसके अलावा उदाहरण के लिए मैंने बताया 3 चीजें जैसे आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनका ज्ञान हमें दर्शन शास्त्र करवाता है और इसी विषय को दर्शन शास्त्र बोलते हैं। और दर्शन शास्त्र जो है वो किस सब्जेक्ट की यानी किस विषय की जननी माना जाता है? मनोविज्ञान की। अब देखिए उसके बाद में हम आगे चलते हैं। जैसे हमने जननी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान का जनक कौन है। मनोविज्ञान का जनक कौन है? जनक से अभिप्राय यानी प्रारंभिक अवस्था में हमारे सामने व्यवहारिक रूप से मनोविज्ञान को कौन सा जो है अर्थशास्त्री का, दर्शन शास्त्री या मनोवैज्ञानिक, कौन सा एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रारंभिक अवस्था में सबसे पहले मनोविज्ञान को अस्तित्व में लेकर के आया? तो हम जनक की बात करेंगे। जनक से पहले देखिए मनोविज्ञान को 2 नामों से पुकारा जाता था। पहला था अंतःकरण का विज्ञान, पहला था अंतःकरण का विज्ञान। अंतःकरण का विज्ञान या दूसरे शब्दों में इसको प्रारंभिक अवस्था में माना गया आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान। अब देखिए आत्मा का विज्ञान या अंतःकरण का विज्ञान, देखिए इसका जो जनक माना जाता है यानी इसको जो प्रभावी रूप से लागू करने वाले या इसका समर्थन करने वाले कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है, उसके अंदर सबसे प्रमुख नाम आता है अरस्तु का। अरस्तु, रुडोल्फ, देकार्ते, ये ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने समर्थन किया है कि जो मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान होता है? आत्मा का विज्ञान। समर्थक जो है मनोवैज्ञानिक अरस्तु, रुडोल्फ और देकार्ते, इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है या किसका विज्ञान है? अंतःकरण का विज्ञान। अब देखिए अब एक प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि मनोविज्ञान का जनक जो है वो कौन है? अरस्तु। मनोविज्ञान का प्रारंभिक जनक
किसको बोलेंगे हम? अरस्तु को बोलेंगे। अरस्तु ने ही प्रारंभिक अवस्था के अंदर मनोविज्ञान को व्यवहार में लाने का काम किया है। कौन सा मनोवैज्ञानिक? अरस्तु। तो दोनों प्रश्न हो गए हमारे, जननी दर्शन शास्त्र और जनक कौन है? अरस्तु। अब देखिए, आत्मा का विज्ञान प्रारंभिक अवस्था में अरस्तु, रुडोल्फ और डेकार्टे ने इसका समर्थन किया। तो अरस्तु का क्या कहना था कि जैसे मैंने आपको 5 ज्ञानेंद्रियां बताई, ये जो है सीधा जो ज्ञान है वो किसके पास लेके जाती हैं? आत्मा के पास। और ये ज्ञान जो है आत्मा के पास जाता है और आत्मा जो है इस ज्ञान का संचार पूरे मानव शरीर के अंदर या विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों के अंदर करता है और मानव व्यवहार के ऊपर नियंत्रण करता है। इसीलिए प्रारंभिक अवस्था में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। समर्थक जो थे अरस्तु, रुडोल्फ और डेकार्टे, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। अब हम बात कर लेते हैं रुडोल्फ की। रुडोल्फ ने क्या कहा? जो मनोविज्ञान से जुड़ी जो गतिविधियां थी उनसे जुड़ी एक पुस्तक जो है लिखने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक रुडोल्फ हैं, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया। दोबारा बता रहा हूं, सबसे पहले मनोविज्ञान को अंतःकरण का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने समर्थन किया वो अरस्तु, रुडोल्फ और डेकार्टे थे। अरस्तु ने प्रारंभिक अवस्था में मनोविज्ञान को व्यवहारिक रूप से लोगों के सामने लाने का सबसे प्रथम कार्य किया था। अब देखिए, उसके बाद में रुडोल्फ ने अपनी पुस्तक कौन सी? साइकोलॉजिया, इस जो 1590 में प्रकाशित की गई थी, इसके अंदर भी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान होने का समर्थन किया और इससे जुड़ी सारी जो अपने नजरिए थे, सारे जो अपने विचार थे, अपनी पुस्तक इसके अंदर साइकोलॉजिया के अंदर उन्होंने प्रकाशित की। उसके बाद में देखिए, एक छोटी सी बात और है, मनोवैज्ञानिक हुए एक गैरिट। मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? गैरिट। गैरिट मनोवैज्ञानिक एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने साइकोलॉजी शब्द को 2 भागों में बांट दिया था, यानी साइकोलॉजी शब्द का संधि विच्छेद करके उसका अलग अलग रूप से आत्मा के विज्ञान के हिसाब से उन्होंने क्या है अपना जो है वो अध्ययन प्रकट किया था। तो वो 2 नाम कौन कौन से हैं? हम जो है गैरिट के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। तो गैरिट ने आत्मा के विज्ञान यानी साइकोलॉजी शब्द को 2 भागों में बांटा। 2 भागों में, जैसे साइकी प्लस में लॉग्स, साइकी प्लस में लॉग्स। बीच में एक बात बताऊंगा सभी अभ्यर्थियों को मैं कि देखिए, कई बार क्या आता है कि साइकोलॉजी जो शब्द है, साइकोलॉजी कौन सी भाषा से लिया गया है? तो देखिए इसके अंदर आता है, देखिए ग्रीक, ग्रीस और यूनानी। कई बार क्या है कि हम इन तीनों नामों के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चे ध्यान करना, ये तीनों जो हैं वो एक ही भाषा का नाम है। ग्रीक भी आ सकता है, ग्रीस भी आ सकता है और यूनानी भी आ सकता है। तीनों भाषाएं एक और संकेत करती हैं, एक ही भाषा की ओर संकेत करती हैं। तो कौन सी भाषा अगर किससे लिया गया है तो ग्रीक, ग्रीस या यूनानी, तीनों नाम इसके अंदर हम शामिल करते हैं। अब देखिए, गैरिट के अनुसार जो है साइकोलॉजी 2 शब्दों के मेल से बना है और दोनों का जो अलग अलग रूप से वो अध्ययन बताता है, अर्थ बताता है। यहाँ पर वो साइकी का जो अर्थ है वो बताता है आत्मा और लोग्स का जो अर्थ है वो बताता है अध्ययन। फिर वही बात आ गई कि आत्मा का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। इसके अंदर तीनों मनोवैज्ञानिकों की बातें मैंने बताई। जैसे मैंने एक मनोवैज्ञानिक और भी लिखा था, डेकार्टे। डेकार्टे ने यहाँ तक भी लिखा है कि आत्मा जो है वो खून को बोला है, कि हमारे अंदर जो रक्त संचारित हो रहा है उसको ही आत्मा बोला है और ज्ञानेंद्रियां उसी रक्त को ज्ञान प्रदान करती हैं और वो रक्त प्रवाह के द्वारा सारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो डेकार्टे, अरस्तु,
सुकरात, प्लेटो, ये कई ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रारंभिक अवस्था के अंदर आत्मा का विज्ञान यानी मनोविज्ञान को अंतःकरण का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान माना। इससे जुड़ी मुख्य जो तथ्य है वो मैंने आपको बताए। रुडोल्फ ने इससे संबंधित एक पुस्तक लिखी, साइकोलॉजिया, 1590 में इसका प्रकाशन हुआ, जिसके अंदर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान होने के ऊपर अपने तर्क प्रकाशित किए। गैरिट ने जो है प्रारंभिक अवस्था के अंदर आत्मा से विज्ञान से जुड़ी यानी साइकोलॉजी शब्द को दो भागों में बांटा। अगर भाषा की हम बात करते हैं तो ग्रीक, ग्रीस, यूनानी तीनों आ सकते हैं, तीनों आपके उत्तर जो है वो सही होंगे। और दो भागों में बांटा, साइकी प्लस में लोग्स, और साइकी का मतलब गैरिट ने बताया आत्मा और लोग्स का मतलब बताया अध्ययन, यानी आत्मा का कर्म वाइज अध्ययन जो है वो आत्मा का विज्ञान या मनोविज्ञान कहलाता है। यह मनोविज्ञान का प्रथम नामकरण था, जिसका क्या नाम है, अंतःकरण का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान। अभी हम जो मनोविज्ञान का विकास क्रम है उसको पढ़ रहे हैं, जिसका विकास क्रम का पहला जो स्टेप था वो था आत्मा का विज्ञान। आपको पता है इसकी अवधि भी कई बार पूछ ली जाती है कि आत्मा का विज्ञान, उसकी जो अवधि कब से लेकर के कब तक थी, तो उसकी अवधि जो ईसा के जन्म से 16वीं शताब्दी तक, ईसा के जन्म से 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। उम्मीद करूंगा इतनी बात आपकी समझ में आई है। नहीं समझ में आई तो कमेंट करना, क्लास को दोबारा से फिर से मैं इन चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहली जो अवस्था थी मनोविज्ञान की, उसके अंदर आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया, आत्मा का विज्ञान। और जो समर्थन करने वाले थे अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, डेकार्टे और रुडोल्फ, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो किसका विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। अभी देखिए 16वीं शताब्दी आते आते, मैंने बताया ईसा के जन्म से 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया, आत्मा का विज्ञान। लेकिन 16वीं शताब्दी के आते आते ये जो धारणा थी इसको अस्वीकारा गया, यानी लोग जो है इस धारणा को अस्वीकार करने लग गए। क्यों करने लग गए, क्योंकि देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है अमूर्त और एक होता है मूर्त। अब दोनों में फर्क क्या है कि जो अमूर्त चीज है जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, और जो मूर्त चीज है जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। जब मनोविज्ञान के आगे विज्ञान लिखा है, विज्ञान का अर्थ अमूर्त चीजों के ऊपर कभी भी वैज्ञानिक जो क्रियाएं हैं, वैज्ञानिक जो अनुसंधान है, एक्सपेरिमेंट है, वो अमूर्त चीजों के ऊपर नहीं होते। यानी विज्ञान के अंदर कभी कल्पनाओं को कभी भी साक्षी नहीं माना जाता। विज्ञान के अंदर इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता, होता होगा माना जाता है, लगभग, यानी इन चीजों का कोई महत्व नहीं है जो कल्पनाओं पर आधारित हो। इसीलिए इस 16वीं शताब्दी तक आते आते आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया कि आत्मा का मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा एक ऐसी अमूर्त चीज है जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभावी रूप से या प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसी बात को तथ्य मान करके 16वीं शताब्दी तक आते आते आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद में 16वीं शताब्दी के अंदर एक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम आपने सुना भी होगा, पोम्पोनोजी। पोम्पोनोजी मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार करके 16वीं शताब्दी में एक अपनी नई धारणा दी, जिसके अंदर मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना गया, मन का विज्ञान। अब देखिए सीधा सीधा मनोविज्ञान के अंदर मन का अर्थ मस्तिष्क से होता है, यानी दिमाग कह सकते हैं। यानी मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान है। 16वीं शताब्दी उसका समय काल था। समर्थन करने वाले थे पोम्पोनोजी, और इसका सहयोग करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे, सुना भी होगा आपने, थॉमस रीड। इन्होंने समर्थन किया कि मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान है, और समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी और थॉमस रीड। इन्होंने ये कहा कि मन का जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान न होकर के मन का विज्ञान है, और मन से सीधा सीधा अभिप्राय मनोविज्ञान में मस्तिष्क हमारे दिमाग से लिया जाता है।
पोम्पोनोजी ने बताया कि मस्तिष्क एक ऐसी नियंत्रित शक्ति यानी एक ऐसी पावर है, सुप्रीम पावर है जो पूरी आंतरिक गतिविधियों के ऊपर नियंत्रण करती है, और उस मस्तिष्क का जो अध्ययन कराने वाला विज्ञान है उस विज्ञान को किसका विज्ञान, कौन सा विज्ञान बोला गया? मनोविज्ञान। अब देखिए वही बातें यहां पर पोम्पोनोजी के अनुसार, पोम्पोनोजी ने लिखा कि जो मनोविज्ञान है इसके अंदर यानी जो मन का विज्ञान है, वो जो पांचों ज्ञानेंद्रियां जो ज्ञान है वो सीधा मन को देती हैं, यानी मस्तिष्क की ओर प्रवाहित करती हैं, और मस्तिष्क उस ज्ञान का प्रयोग करके, पूरी सुप्रीमो पावर का प्रयोग करके पूरे शरीर की आंतरिक गतिविधियों के ऊपर क्या करता है? नियंत्रण करता है। ऐसा किसने कहा? पोम्पोनोजी ने। 16वीं शताब्दी तक आते आते आत्मा का विज्ञान जो धारणा थी उसको अस्वीकार कर दिया। 16वीं शताब्दी में प्रमुख मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने अपनी धारणा दी कि मन का विज्ञान यानी मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान न होकर के किसका विज्ञान है? मन का विज्ञान। मन से अभिप्राय मस्तिष्क से लिया, और इस मनोवैज्ञानिक का सहयोग करने वाले यानी अपना समर्थन देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? थॉमस रीड। इनके अनुसार मन वो नियंत्रित शक्ति है जो पूरे शरीर के ऊपर आंतरिक गतिविधियों के ऊपर नियंत्रण करती हैं, और वो पांचों ज्ञानेंद्रियां मन को ज्ञान का स्थानांतरण करती हैं। उसके बाद मन जो है पूरे शरीर के ऊपर व्यवहारिक रूप से नियंत्रण करता है। इसीलिए जो वर्तमान समय में 16वीं शताब्दी में जो है मनोविज्ञान आत्मा से बदल करके उसका नया नाम आ गया मन का विज्ञान, और मन से भी प्राय मस्तिष्क से लिया जाता है। इसके अंदर थोड़ी सी आगे बातें और करेंगे। पोम्पोनोजी ने फिर से अपना विवरण दिया है। आपको एक बात बीच में बताऊं, एक तो मनोवैज्ञानिक थे गैरिट और एक पोम्पोनोजी। दोनों मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने साइकोलॉजी शब्द को दो भागों में बांटा है, साइकी प्लस में लोग्स, यानी दोनों का वर्गीकरण एक समान है लेकिन उसका अर्थ जो है वो अलग अलग है। जैसे पहले गैरिट था, गैरिट ने क्या लिखा? साइकी प्लस में लोग्स, यानी इसका अर्थ था किसका अध्ययन? आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। ये 16वीं शताब्दी से पहले की बात है। 16वीं शताब्दी में इसको क्या कर दिया गया? नकार दिया गया, क्योंकि कभी भी अमूर्त चीजों के ऊपर वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता। अब देखिए दूसरा, वर्तमान में 16वीं शताब्दी में पोम्पोनोजी ने अपने वर्गीकरण में क्या कहा? ये सेम प्रश्न भी आ सकता है, कौन से दो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने साइकोलॉजी शब्द को एक जैसे तरीके से बांटा है? तरीका एक था बांटने का, लेकिन दोनों की जो परिभाषा थी, दोनों के जो अर्थ थे वो अलग अलग थे। पोम्पोनोजी ने भी लिखा साइकी प्लस में लोग्स, लेकिन यहां पर पोम्पोनोजी ने साइकी का मतलब मन से लिया। किससे लिया? मन से लिया, और लोग्स का मतलब वही अध्ययन, यानी दूसरी अवस्था मनोविज्ञान की, यानी विकास क्रम की दूसरी अवस्था किसका विज्ञान? मन का विज्ञान। और मन का विज्ञान समर्थन करने वाले पोम्पोनोजी और थॉमस रीड। पोम्पोनोजी ने भी दो प्रकार से साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण किया, साइकी प्लस में लोग्स, लेकिन यहां पर अर्थ के अंदर बात बदल जाती है। अर्थ के अंदर साइकी का अर्थ जो है वो पोम्पोनोजी ने मन बताया, और लोग्स का मतलब क्या है? अध्ययन। तो मन का अध्ययन करना ही, मानव का अध्ययन करना भी, यहां तक भी लिखा गया कि मानव का अध्ययन करना या मन का अध्ययन करना ही क्या है? मनोविज्ञान। ये था मनोविज्ञान के विकास क्रम का दूसरा भाग, जिसको किसका विज्ञान बोलेंगे? मन का विज्ञान। सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा दोबारा करते हैं। हमने प्रयास किया है आज आपको मनोविज्ञान के उदय से जुड़ी कुछ एक महत्वपूर्ण बातें बताने का। इसके अंदर हमने मनोविज्ञान का अस्तित्व में आना, मनोविज्ञान का जन्म होना, कहाँ से जन्म हुआ, जनक कौन था, जननी कौन थी, उसके बाद में मनोविज्ञान का हमने विकास क्रम किया, और विकास क्रम के अंदर हमने दो विकास क्रम पढ़े। पहला था आत्मा का विज्ञान, इसकी ईसा के जन्म से 16वीं शताब्दी तक, ईसा के जन्म से 16वीं शताब्दी तक
इसके समर्थक थे अरस्तु, सुकरात, देकार्ते, प्लेटो। दूसरा हमने किया था 16वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है मन का विज्ञान। इसके समर्थक पोम्पोनोजी और थॉमस रीड। अब देखिए, मन का विज्ञान जो है, आत्मा का विज्ञान, दोनों अलग कैसे हैं। आत्मा के विज्ञान को मनोविज्ञान मानने से अस्वीकारा क्यों गया, उसके लिए मैंने चीजें आपको बताई थी। याद रखना, अमूर्त और मूर्त, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार करती हैं, क्योंकि पोम्पोनोजी लिखते हैं कि कभी भी अमूर्त चीजों के ऊपर वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो आज की क्लास के अंदर हमने मनोविज्ञान का उदय, मनोविज्ञान की जननी, मनोविज्ञान का जनक और मनोविज्ञान के विकास क्रम की दो चीजें, हमने दो स्टेप इसके अंदर आत्मा का विज्ञान और मन का विज्ञान पढ़ा है। उम्मीद करूंगा सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया है। आज की जो हमारी क्लास केवल इंट्रोडक्शन के लिए थी, आपको आगाह करने के लिए, आपको सूचित करने के लिए कि अभी हम रेगुलर जो हमारी मनोविज्ञान की क्लासें हैं, रीट के लिए जो सबसे प्रभावी क्लास रहने वाली है वो मनोविज्ञान है। इसको हम सुचारू रूप से चलाने का आज से हम प्रयास करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पर ख़त्म होती है। चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जो साथी अध्यापक क्षेत्र के अंदर या प्रभावी अध्यापक बनना चाहते हैं उन तक भी हमारी क्लासें ज़रूर शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।